नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम जीवन दर्जी, मैं नादेशमा ब्लॉग से हूँ। आज अब मैं आया हूँ औषधीय बालिका वन मजावड़ी में, जिनके संरक्षक है कपिल देव जी पाल हाथ है इनका। आपको सबसे पहले जीवन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपके समस्त युवा और सभी आपके चैनल को प्रेम करने वालों को मैं नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम, जय हिंद। जिसमें आनंद मिलता है वो काम में करता हूं। इस टाइप से हमारा एक टीम भी है और हम टीम वर्क के साथ काम करते हैं, सबके सहयोग के साथ, जैसे आप जैसे जुनूनी युवाओं के साथ मिलकर काम करते हैं। एक सवाल है, 50 एकड़ बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का ख्याल आपको कैसे आया? औषधीय बालिका की वन की बात करें, जी। हमारे गोगुंदा के पास मजावड़ी जो जहाँ अपन बैठे हुए हैं स्थित है, ये पहाड़ी पथरीली जमीन है जहाँ से लोग पत्थर निकाल कर बेचते थे। उस पत्थरों पे और हमने सबके सहयोग से जो ये प्रैक्टिकल किया, तो उसका कारण है कि हम जब कुछ युवा हैं, युवा एक जुनूनी व्यक्तित्व होता है, तो हमने इसका ख्याल हमारे को इसलिए आया कि कुछ नया करना है, हटके करना है और एक ऐसा इतिहास का काम करना है। जैसे हम प्रेरणा लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी से, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जी, महाराणा प्रताप, ऐसे कल्पना चावला, ऐसे लोग जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, जैसे मेजर विक्रम बत्रा जी, ऐसे लोग जो देश के लिए कुछ कर रहे हैं, एलन मस्क हो, आदरणीय नरेंद्र जी मोदी हो, इस टाइप के लोगों से जिन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए और ऐसा हट के काम करने वाली जो चीज है वो मेरे मन में है, इसलिए मैं करता रहता हूँ कुछ न कुछ नया। तो उस समय हमें ख्याल आया कि यार अपन उस नया क्या करें। कभी उस समय सरपंच थे, नई नई बातें थी, तो कभी सीसी रोड बनाते हैं, ये सब करते हैं दुनिया में, आप जानते ही हो। तो हमने नया करने के लिए इस पहाड़ को चुना जहाँ पे बहुत सारे अतिक्रमण हमने हटाए। फिर हमने उस पहाड़ को लिया, तो हमने देखा उस पहाड़ पे 5-7 पौधे थे। तो अब उसके लिए नया क्या करें, तो हमने उस सभी गांव वालों का सहयोग लेके, क्षेत्र के लोगों का सहयोग, जिसमें विधवा है, जिसमें महिलाएं हैं, कोई दिव्यांग है, बुजुर्ग है जिनके गुड़े नहीं चलते, इन लोगों के लिए मैंने एक ऐसा व्यवस्था करी कि भविष्य में किसी भी प्रकार की रोजगार की स्थिति बिगड़ती है तो इन्हें रोजगार उन फलों से और उन छोटी मोटी चीजों को वहां से इकट्ठा करके बेच के रोजगार निकाले। इसलिए मेरे मन में एक ख्याल था, तो हमने उस पहाड़ को चुना जहाँ कुछ भी नहीं हो सकता था, लोग पत्थर निकाल के बेचते थे, तो हमने वहाँ हरियाली भरने का काम किया और इन फलों को बचाने के लिए ये ख्याल इसलिए हमारा को आया। क्योंकि पहले आपको पता हो तो वृद्धा पेंशन वगैरह बेरोजगार लोग होते थे, तो घर से निकाल देते थे, फिर वो भटकते थे। तो ऐसे लोगों के लिए अब कुछ नहीं है, तो फल बेच के भी अपना गुजारा चलावे, लकड़ी बेचे, कभी आंवला बेचे, कभी इमली बेचे, कभी जामुन बेचे। तो इस टाइप के लिए हमने डेवलप करने का ख्याल। आपने अभी तक से ज्यादा पेड़ पौधे कौन कौन से लगाए? अभी तक तो हम लोगों ने इस पथरीली और बंजर भूमि में पेड़ लगाने का काम किया है। जैसे जामुन, जैसे अपने क्षेत्र में सीताफल बहुत ज्यादा होते हैं, जिसका पल्प निकालते हैं, रोजगार के लिए लोग काम करते हैं, लाके बेचेंगे लोग तो रोजगार मिलेगा। तो सीताफल जो अब लुप्त होती प्रजाति है, आपको पता हो तो देसी आम अब कम मिलते, उनको बचाने का काम किया। सीताफल हो गया, देसी आम, ऐसे ऐसे पौधे लगाए कि जिसकी अपने क्षेत्र में है ही नहीं, रामफल, जामुन, ये हाइब्रिड के आम जितने भी ये अपने एरिया में मतलब है ही नहीं। हाँ, ऐसे भी कई पौधे, जैसे आप देखो ना, ये सामने ये कल्पवृक्ष देखो, कहीं आपने देखने को मिलता हो। अपने एरिया में सिंदूर के पौधे देख लो आप, रुद्राक्ष के पौधे देख लो आप, एप्पल का पौधा देख लो आप, मौसम्बी का पौधा, आपको बताया ना मौसम्बी का पौधा, मौसम्बी का पौधा, ऐसे कुछ चीजें हटके करने की, ताकि किसानों को एक जैविक और एक टेक्निकली खेती करें, ताकि सबको रोजगार मिले और कम मेहनत में अच्छा लाभ मिले। हाइब्रिड पौधे उगाने के पीछे आपका क्या कारण था, और इस पथरीली भूमि पे उगाने का आपने पहले कैसे सोचा था कि ये उग जाएंगे वगैरह, फिर क्या प्रोसेस रहेगा इसका, बाद में कितने टाइम बाद ये फल देंगे, ये आपके पीछे इसका क्या है? इसमें ऐसा हुआ कि देखो, मेरे को शौक है इधर उधर प्रकृति के प्रति घूमना वगैरह वगैरह। मैं जंगलों में ऐसे वॉक के लिए कभी कभी जाते, यात्रा करने के लिए। कभी हमारे अवधेशानंद जी महाराज हैं, कभी ज्ञानानंद जी महाराज हैं, कभी हमारे गुरु जी है अबू में। हम जाते थे जंगलों में, आपने देखा होगा कि पहाड़ों में भी पेड़ निकल रहा है। जैसे 2 चट्टाने हैं, उसके बीच में कोई गुठलिया गिर गया तो वो आम निकल रहा है, बड़े बड़े हो रहे हैं। तो उससे मैंने टेक्निक देखी, विचार किया, मैंने कहा ये पौधा यहाँ उग कैसे रहा। तो मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर मंथन करने से परिणाम मिला कि अगर कोई पौधा, अगर हल्की फुल्की भी मिट्टी और उसको पोषक तत्व मिले तो वो उग जाता है। तो मेरा ख्याल इसलिए आया कि इसलिए फिर मैंने प्लान किया कि हाइब्रिड पौधा क्या होता है। लोग, आपने देखा होगा सब्जियां गमले में उगाते, आपने गमलों में आम उगते देखे होंगे, नींबू उगते देखे होंगे। तो उस चीजों को मेरे दिमाग में ये चीजें पहले से थी, तो मैंने इस पथरीली भूमि के छोटा गड्ढा कर दिया। गड्ढा करने के बाद क्या है कि हमने जो क्षेत्र के, आपने देखो तलायों में वो जो ऊपर वाली जो मिट्टी होती है ना, वो पौष्टिक, चिकनी मिट्टी, मतलब उसको खाद ही कहते हैं। जो गोबर और गोमूत्र, गायों का मूत्र हुआ, भैंसों का मूत्र, ये जाता है उसमें बह के बारिश के मौसम में, तो वो पौष्टिक चीज होती है। तो वो मैंने उस ट्रैक्टर से लाके उस गड्ढों में 1 मीटर बाय 1 मीटर के गड्ढों में डाला, ठीक है। फिर ये हाइब्रिड आम, नींबू, आंवला, अमरूद, ये सारी चीजें जो फल मिल रहे हैं, ये सीजनेबल फलों को लगाया। तो 1-2 साल मैंने वेट किया उगते कि नहीं उगते, तो मेरा प्रमाण सफलता पूर्वक हो गया। जैसे वो आप सामने देख रहे हैं, उस पौधे को देखो, वो इतना छोटा सा है पर उग रहा है। तो उससे हमको अंदाजा लग गया कि चल जाएगा। तो सबसे पहले फिर हमने ये जो अपन बैठे हैं, जो बाड़ी लगाई, फिर मैंने मजावड़ी में जो औषधीय
बालिका वन जो था उस पहाड़ को मैंने खुद लेबर से, नरेगा के मजदूरी से खोदना शुरू कराया और उसके बाद हमने वहाँ पे एक स्थापना की ताकि ये मॉडल तैयार हो और अब पहाड़ी क्षेत्र के अंदर और इस मेवाड़ की और अरावली क्षेत्र में सब जगह पूरे राजस्थान में इस प्रकार का एक मॉडल तैयार कर दिया। तो पर्यावरण के अंदर कोई व्यक्ति अगर ठान ले तो वो काम कर सकता है, इसलिए मैंने ये सारा काम इस प्रकार से किया। आपके जो दादाजी थे रूप जी, जो आयुर्वेदिक में कार्यरत थे, उनका अनुभव और कैसे क्या आपने कार्य किया कि उनके अनुभव से आपको इतना लाभ? हम जब छोटे थे, हमारे दादा आयुर्वेदिक में थे, तो हम कभी भी ये जो अभी वर्तमान में एलोपैथिक और ये जो दवाइयां हैं इनका उपयोग करते नहीं थे, कारण उनके दिमाग में ठीक आयुर्वेद से सारा इलाज। वो क्या कि उनके पुड़कियां आती थी छोटी छोटी, आयुर्वेद में छोटी छोटी पुड़कियां देते हैं, छोटी काली गोली इस टाइप की थी, काढ़ा वगैरह वगैरह। जब हम बीमार होते थे उनसे उपयोग होते थे, क्योंकि घर में वेदराज जी के डॉक्टर साहब आते जाते थे और देवीलाल जी हैं यहाँ पे जश्न करके, तो वो आते जाते थे, तो वो आइडिया देते रहते थे। हम तो हमारी समझ तो कम थी, पर अब हमारे वो ये जो अभी जो दवाइयां चल रही है ना, ये उस समय उपयोग नहीं होती, तो उससे हम प्रेरित थे। तो हमने उन औषधियों को, जैसे कोई पत्ता हमारे समझ में ये कौन सा पत्ता, तो दादाजी बता देते नीम का पत्ता है, और ये क्या चीज है, नीम गिलोई है। तो इससे हमें इस चीजों का तो शौक हो गया, आप समझे नहीं। तो उस औषधियों को हमने जानने लग गए, औषधियों का उपयोग किया तो हमारे इंप्रूवमेंट भी हुआ इलाजों में। तो हमने इस चीज को सबके लिए उपयोग कैसे हो, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया औषधीय बालिका वन। बचपन में जब हम छोटे थे, हम बीमार होते थे ना, लगती थी तो कुछ भी, तो हम ये दूसरी इंजेक्शन वगैरह कुछ लगवा नहीं थे, आयुर्वेदिक काढ़ा, आयुर्वेदिक जो चीजें थी उसका उपयोग करते थे। औषधीय बालिका वन बनाने का मतलब ये था कि मुझे इस बात का विश्वास था कि मैं दादाजी के अनुभवों का उपयोग औषधि लगाने में और औषधियों को जानने में कर सकूंगा। और जहाँ जो औषधि यहाँ उपलब्ध नहीं थी उस पहाड़ पे, तो हमने बाहर से लाई, तो उनको लगाए। जैसे वल्लभ नगर से हम 12,000 एलोवेरा लाके लगाए, ऐसा मतलब हमने दूसरी तरफ से जाके चीज लाके वहाँ पे लगाई कि वहाँ के लोग और क्षेत्र के लोग उसका उपयोग कर सके। आज नामे जो दवाई आती है, आप अर्जुन की छाल ले लो, और अब तो क्या आयुर्वेद में और इन चीजों में बाबा रामदेव ने ये लोग काम कर रहे हैं, पर उस समय ऐसी स्थिति थी नहीं। आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये चीजें तो उनके अनुभवों का सबको लाभ दे रहे हैं। ये बालिका वन में जो जल संरक्षण जो आपने कार्य किया है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को और बता दो। जल संरक्षण मतलब वाटर हार्वेस्टिंग, ये एक बहुत बड़ी आने वाले समय में अपने क्षेत्र में गंभीर समस्या भी बनेगी अगर अपन इस पे समय रहते ध्यान नहीं देंगे। तो वाटर हार्वेस्टिंग, जल बचाना बहुत ही जरूरी, पीने का पानी, जल जो है उसको बचाना बहुत जरूरी है। तो हमने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए औषधीय बालिका वन में या अपन मेरे मकानों में या कहीं पर भी जहाँ पर भी मैं जाता हूँ या कोई मुझे एडवाइस लेता, तो मैं बरसात का पानी भी गड्ढा करवा के उसमें पत्थर डाल के उसमें मिट्टी डाल के और उसमें पाइप छुड़वाता हूँ ताकि वो पानी जमीन सोखे। तो हमारे वहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब, हमारे औषधीय बालिका वन जो थोड़ा सा इधर नीचे था, तो उस तालाब को वो लीकेज था, तो बहुत सारे बाहुबली और मजबूत लोग इन चीजों को काबू में रखते नहीं थे। तो हमने उन चीज का उपयोग ये किया कि उस तालाब को रिपेयर करा के और उसको आज वो अभी भरा हुआ ही है। तो अभी उस तालाब को लगा, तो उसके पानी के स्रोत जो थे वो हाइट पे है औषधीय बालिका वन। मतलब हम ये जो अपन खड़े हैं, जो ये जगह है, जो ये हाइट, इस औषधीय बालिका वन के पास में जो ये तालाब है, उस तालाब के अंदर उसके जल स्तर, उस तालाब का पानी रोकने के बाद 2 साल बाद कुओं का पानी अपने आप ऊपर उठ, अच्छा, अपने आप उड़ गया वो पानी। और जैसे थोड़ा सा आगे ये देख रहे हो ना आप, हमने तो ये यहाँ पे जो ये नाला जो जा रहा है, ये इस नाले के अंदर से जो पानी जा रहा है, ये बह के नाले में चला जाता। हमने इसके एक मिट्टी कटाव के लिए चेक डैम बनाए। चेक डैम बनाने के बाद में उसके आगे एक 10 बाई 10 का गड्ढा किया, उसमें नीचे हमने 3 फीट चढ़ाई ली, उसके ऊपर हमने 2 फीट चढ़ाई ली और उसके ऊपर 1 फीट चढ़ाई ली और खसका लगा दिया। खसके का मतलब समझते हो, 4-4, 5-5 फीट हमने उस दीवार को कम किया ताकि वो गिरे नहीं। तो 10 फीट गहरे गड्ढे में जो पानी बह के आ रहा है और जो जमीन काट रहा है वो पानी उसमें भरेगा। 2 फायदे, एक तो वो पानी जमीन सोखेगी, वो भरा रहेगा बारिश में, जितना पानी ऊपर से निकलेगा अब एक्स्ट्रा होगा जो ऊपर से बाहर निकल जाएगा, बाकी जो पानी उसमें बचेगा वो पानी जमीन उसमें वो सोखेगी। तो जमीन अगर पानी से भरपूर रहेगी तो पेड़ पौधे भी हरियाली रहेगी। अच्छा, कुओं का स्तर भी इसलिए बढ़ेगा, ऊपर पानी भरा हुआ है तो वो पानी कहीं न कहीं तो जमीन में जाएगा, अगर जमीन में जाएगा तो वो वहां तक भी पहुंचेगा जहां नीचे कुएं, तो खेती भी अच्छी होगी, किसान भी के चेहरे में भी एकदम खुशी और मस्ती रहेगी। बाकी ये पानी बचाने का इसलिए महत्वपूर्ण काम है कि इस ये पर्यावरण चक्र है, इसको अपन को मैनेज करके चलना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी प्रकृति के साथ साथ अपनी भी है। अपन पेड़ काट रहे हैं और अपन फार्म हाउस बना रहे हैं और शोषण कर रहे हैं, अभी रोड बन रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हो। तो ये जो पर्यावरण चक्र अगर टूटा तो कोरोना जैसी कई बीमारियां और आएगी। इसलिए बचने के लिए, जल संरक्षण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग का काम हम लोगों को सरकार करा दिया, पर सरकार की एक सीमा है, अब वो भी उसकी एक सीमा है। सरकार, जनता की जरूरत इतनी है और सरकार के पास इतना, तो अपन को मिलके, आप और हम सबको मिलके अपने को पर्यावरण के प्रति काम करना पड़ेगा, अपने को मिट्टी को बचाना पड़ेगा, अपने को अरावली जैसी ये जो पहाड़ियां हैं, ये भाग्यशाली लोग हैं अपन जो अरावली के गोद में बिते हैं, और उसके बाद ये जल संरक्षण, जल को बचाना पड़ेगा। तो ये पर्यावरण
पर्यावरण चक्र अपने को आज देख रहे हो दिल्ली की हालत कितना प्रदूषण है, रात दिन का फर्क है। तो ये पर्यावरण की मेहरबानी है। और वहां पे सांस लेते ही जलन हो रही है, फेफड़े खत्म हो रहे हैं और मर रहे हैं। तो ये पीड़ा आने वाले समय में अगर पर्यावरण के प्रति अपन सजग नहीं रहे तो अपने को झेलनी है। और एक देख लो आप, भारत के अंदर इस चीज की एनालिसिस बहुत सारी संस्थाएं कर रही है, तो उम्र कम पड़ रही है। जो प्रदूषण वाले क्षेत्र है, जो महानगर है, वहां पे जीने वाला व्यक्ति की औसतन उम्र 60-70 साल ही है। और अपने गाँव में 107 साल, 108 साल हमारे गाँव में है ऐसे 107 साल वाले लोग। मेरे बड़े दादाजी है जिनकी उम्र 100 साल हो गई, तो वो गाँव में सुरक्षित रह सकते हैं, बाकी शहर में। हाँ, उधर वो पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है उधर। बिल्कुल, इसलिए जल संरक्षण, जल बचेगा तो पेड़ बचेंगे, पेड़ बचेंगे तो अपन बचेंगे। इसलिए जल को व्यर्थ नहीं बहाना है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि जल को बचाएं, प्रकृति को बचाएं और इससे प्रेम और स्नेह करें। ये भी अपना परिवार है, इसलिए इस पे विशेष फोकस करें। एक परंपरा के बारे में मैंने सुना था कि बहनें जो है पेड़ पौधों को राखी बांध के, ये जो परंपरा कहाँ से स्टार्ट हुई? राखी बांध के अपने पेड़ों को भाई मानती है। ये सबसे बड़ा इसमें एक एजेंडा है, ये सुरक्षा का भाव, सुरक्षा का भाव। आपको बता दूं मैं कि 2000 से और 2015, 16, 17, 18 में कम हो गया। पर आपको पता होगा किसी के घर पे बेटी जन्म हो जाती तो उसको बड़ा यूं लगता था, अच्छा उस पत्नी को, उस बहन को, उसकी मतलब यूं हत्या तक की नौबत आ जाती थी। तेरे बच्ची हो रही है ना, लड़का हुआ ही नहीं है, इधर नागिन है ना, फलाना है ना। इन चीजों से जो मुझे यूं ठीक नहीं लगता, तो मैं बेटियों को बचाने के लिए ये औषधीय बालिका जो नाम पड़ा ना, इन बेटियों की वजह से इसका नाम बालिका रखा। उसके बाद ताकि उसके बाद क्या है कि जैसे नाम बालिका बना तो बेटियों का जुड़ा हो गया। अरे यार अतरो बड़ो, आज जैसे गूगल पे भी ये चीज आ रही है, आज पूरे राजस्थान में छपी है, सभी नेशनल न्यूज में छपी है औषधीय बालिका वन। तो मेरे कहने का मतलब है कि इतना बड़ा वन जो लगाया है किसी एक जुनूनी व्यक्ति ने, तो इस वन का नाम बालिका पड़ा, तो बेटियों का कितना सम्मान हो रहा है। राखी बांधने का मकसद ये हो गया कि उस बेटी की, आज जैसे कोई बच्ची अगर आपको भाई मानती है तो आपके किसी प्रकार का दुख आ जाता है, उसको पीड़ा होती कि नहीं होती है। तो उस पेड़ के राखी बांधने पर अगर कोई व्यक्ति अगर उस पेड़ को नुकसान पहुंचाने की भावना रखता है, तो उस बहन की दुआ और सुरक्षा का भाव सदैव उसके मन में रहता है कि ये पौधा मैंने लगाया है, और ये पौधा, जैसे ये पौधा मेरी बहन ने लगाया, तो इसके मौसमी भी लग रही है, देख लो आप, देख रहे हो ना, ये मौसमी लग रही है ना, ये देखो, ये मौसमी लग रही है। अब उस बहन ने लगाया तो हम कभी मन भी करेंगे यार, काटें, करें कुछ करें, तो मन में ये लगता है अपनी बहन ने बोया यार, कैसे काटें। तो उस बहन की सुरक्षा, पेड़ की सुरक्षा बहन कर रही है। क्या कर रही है? बहन पेड़ की सुरक्षा कर रही है। उसके बाद दूसरी बात, गाँव के अगर जिसके उसके माता पिता, उसका भाई या उसका चाचा कोई भी जा रहा है, उस ध्यान रख रहा है मेरी बच्ची ने पौधा लगाया। हम इस क्षेत्र को, पेड़ों को बचाने का मुख्य कारण ये, काटता कौन है? गाँव के क्षेत्र के लोग ही। उसको बचाने के लिए हमारी बहन बेटियों ने लगाया, इसलिए हम नहीं काटे। तो हमने उस समय परंपरा रखी कि बेटी के जन्म पे, किसी के पुण्यतिथि पे, बर्थडे पे, तो इस बालिका वन में पौधे लगाओ, सुरक्षा हम करें। तो हमने सुरक्षा क्या करनी, पानी को पानी देना है और गर्मी में देना है, बाकी तो प्रकृति देती है। और अपन बड़े करने वाले कौन? प्रकृति सबको व्यवस्था देती है, कुछ भी इसमें नहीं है। तो आज जैसे इस प्रकृति में, इस पत्थरों में अपन, ये देखो पत्थर ही है ना, इधर पत्थरों पे अपन ने पेड़ लगाया, इसका फल लगा। अब अपन जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब खाएंगे, तो कितना आनंद है, अपने द्वारा बोए हुए पेड़ को खाते हैं। तो बहनों की भावना उस पेड़ से जुड़े, पेड़ों को कोई काटे नहीं, और उस भाव से वो पानी डालती रहे। कभी जब भी आई, कभी देखने घूमने, शादी भी करा दी तो आई तो भी उसको देखा, स्कूल गई तो भी कभी आई तो देखा, पानी डाला। इस सुरक्षा के भाव से पेड़ की सुरक्षा हो जाए और बहन का भाव भी उस पर्यावरण के प्रति जुड़े, और लोगों में भी लगे नहीं, बेटियों के नाम पे बहुत कुछ हो सकता है। बेटियां देश चला सकती है, बेटियां अंतरिक्ष जा सकती है, बेटियां आर्मी में जा सकती है, बेटियां राष्ट्र के लिए कुछ कर सकती है। तो ये सारी चीजें है प्रकृति। इसलिए हम लोगों ने उस आज से 10 साल पहले का ख्वाब था कि हम बेटियों का सम्मान बढ़े, उसके लिए हम लड़े, और इस पत्थरों में हमने हमारी ताकत झोंकी और पेड़ लगाए, और आज हम इस चीज का लाभ ले। आपके पिताजी जलदाय विभाग में अनुभव का आपको क्या लाभ मिला? मेरे पिताजी पीएचडी में थे जलदाय विभाग में, तो उनके इस अनुभवों का लाभ लेके हमने जल संरक्षण पर बहुत अच्छा काम किया। हमें ये भी अनुभव हुआ उनके अनुभवों का, क्योंकि वो संडे को भी घर पे नहीं रुकते थे, इनका इतना शौक था, जुनून। तो उनको मतलब पानी, जैसे कहाँ किस पत्थर में पानी आ सकता है, उनको अनुभव है, और काफी चीजों का उनको, टेक्निकली इलेक्ट्रिशियन थे वो। तो उनके अनुभवों का लाभ लेने का मतलब ये रहा हमको कि कैसे हम लोग एक अनुशासित जीवन को जिए, ताकि उनके संघर्ष के अनुभवों से हमने एक नई दिशा, उनका ठेठ से शौक था, जो असंभव है उसको करने का वो प्रयास करते थे। सही बात है। तो हमने भी ऐसा देखा कि पत्थरों में, अगर आप देखो ये चट्टानी है, सही है, ये देखो पत्थर पड़े हुए, तो इस चट्टान में पेड़ कैसे, वो हमने भी ये जुनून को, उस ताकत का उपयोग किया और ये कर दिखाया, हो गया संभव बनाने। बिल्कुल। तो इसीलिए हमने इस चीजों का काम किया। तो अब जैसे अभी ये देखो, इतना ये पीछे अगर आप देखोगे, इतना खुद की हमने नीचे डाल के
जमीन की, ये इतने पत्थर ही है। जी, अब ये जी। देखो सामने ये चट्टान है, देखो जी जी सही, पूरी चट्टान ही तो अब है। चट्टानी है, तो इस चट्टान पे पेड़ लगाने का काम उनके इस जुनून से ही हम लगे। जो असंभव है वो उसको संभव करने का अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। चांद पे जा रहे जाहिर हैं, है। अब ये तो एलन मस्क ने कहा है कि मंगल ग्रह पे हम प्लॉट काटेंगे। तो ये उनके, मेरे पिताजी के अनुभवों का और उनके आशीर्वाद का जो परिणाम निकला और जनता के आशीर्वाद का परिणाम मिला। हमारी ताकत तो जनता ही है। इन लोगों ने जो हमारे को एक मनोबल और सहयोग की जो ताकत दी, उससे हमने काम कर दिया। और हम तो चाहते हैं कि वास्तविक और ईमानदारी से अगर कोई काम करे तो उसको किसी प्रकार की बिना कोई तकलीफ देके परिणाम दे सकता सही है। बात। आप समझ रहे हो। और हमने हमारे जीवन काल में किसी भी भ्रष्ट काम करने का काम हमने नहीं किया, सही किया। है। और इसी का परिणाम है, लोगों का आशीर्वाद है, प्रकृति का आशीर्वाद है। आज तक हमने 4-5 लाख पौधे लगे। और आप इस चीज को देख रहे हो, ये आपको इस चीज में, आप ये लाइव वीडियो चल रहा है, आप ये बताएं कि वाकई में ये मेरे द्वारा लगाए हुए लग रहे हैं या फिर पैतृक है। ये आप ही ने लगाए तब जाके देखो पूरी बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने, डायरेक्टली ऐसे तो बनता नहीं है, आपने उगाए तब जाके। हाँ नहीं, आपको इसलिए मैं मौके पे लाया कि ताकि वास्तव में बैठ के और पटेलाई करके दे लेके और सेटअप बैठा के, ऐसा तो नहीं है ना, नहीं, ऐसा धरातल पे नहीं। काम है। है। तो हमने वास्तव में इस पत्थर पे पौधा लगाने की ताकत आप सबके सहयोग से, आप सभी दर्शकों के सहयोग से हमने इस हिम्मत को जुटाया। सही बात। संघर्ष लगा, 10 साल लगे, टाइम तो लगता है, आप जानते हो। आज हो सकता है आप इतनी मेहनत करके ये काम कर रहे हो, आने वाले समय में आप इस पेज से जाने जाओ, राधे शर्मा ब्लॉग कौन का भाई जीवन जी, तो ये आपकी मेहनत है, अब लगातार करनी पड़ेगी। लगातार किए हुए प्रयास से सफलता अनिवार्य है और मिलेगी और होगी। तो हम भी इस मिशन में लगे हुए हैं कि भाई परिणाम तो देखें जीवन में, कि जिंदगी में कि अपन ने काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। भले भले अपन 10 बार फेल हो जाए, पर अपना लक्ष्य अगर अपन ने तय कर दिया है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो हम हमारे कदम कदम पे प्रयास करते रह रहे हैं, आगे चल रहे हैं। तो हमारे माता पिता और समाज और इस धरती पे वरिष्ठ और महापुरुषों की प्रेरणा को लेते हुए हमने इस जुनून को आगे बढ़ाने का काम। बाकी हमारी ताकत नहीं है कि हम कुछ कर सके, पर लोगों का आशीर्वाद, प्रकृति का आशीर्वाद और इष्ट देव की कृपा से हम लोग इस जुनून में लगे और हम करेंगे। उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। हमें किसी से कुछ लेना भी नहीं है, हम काम करेंगे, जनता के लिए करना करेंगे। आपको बचपन से गौ सेवा करने का शौक था, तो ये शौक कैसे लगा? और ये, और आपके साथ में और कौन कौन जुड़े हुए थे उस समय? अपन आपको इस बारे में, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। हालांकि अपन सब लोग हैं हिंदू और भारत में अधिकतर हिंदू रहते हैं। तो अपना राष्ट्र और अपना शास्त्र ये कहता है कि गौ, गाय जो है माता, तो ये शौक नहीं है, ये अपनी परंपरा। आप समझ रहे हो, ये अपने बाप दादा, उनके बाप दादा परंपरा, शास्त्रों में लिखा गया है कि गौ माता में सभी देवता निवास करते। तो अपने को तो ये करना ही है, ये कोई शौक की बात ही नहीं है, ये अपनी जिम्मेदारी बनती है, अपना कर्तव्य बनता है और अपने को करना पड़ेगा सबको। गौ माता, राष्ट्र माता, ये कागजों में हो नहीं हो कोई मायना नहीं रखता है। बड़ी बात ये अपने भाव इसके प्रति कितने कंफर्म है कि अपनी माता है और है, इसमें क्या दोहराए वाली बात है। तो अपनी गौ माता, नंदी महाराज और मतलब मैं तो कहूँ पशु कोई भी जात का हो, सबकी सेवा, क्योंकि वो कहीं न कहीं अपनी प्रकृति से और अपने जीवन काल के अंदर अपने से जुड़ा हुआ, इसलिए उसके प्रति अपने को आदर सम्मान की भावना रखनी पड़ेगी। वो बोलता नहीं है, उसका बोलने की ताकत भगवान ने नहीं देखी है, बाकी समझता सब है। आप एक कुत्ते को पालो, अब कुत्ता कितना वफादार हो रहा है, जो आप देखो आज की हालात इंसानों में देखी जाए तो कहीं न कहीं अपनी चीजों को इस भ्रमित हो रहे हैं। बाकी आज गौ, गाय, घोड़ा, बैल, बकरी कुछ भी हो, उसका टाइम पे दूध निकालने का टाइम होगा, वो अपनी आवाज दे देगा। तो इस अनमोले जीव के प्रति अपन सबको समर्पित रहना, समझ रहे हो। इसलिए गौ माता के प्रति अपन लोगों को ये एक उच्च देसी गौ माता, एक शास्त्र के अनुरूप गौ माता है। इसको कहीं पर भी घोषित करे या नहीं करे, उस चीजों का कोई महत्व, ये है सच्चाई तो कह रहा हूँ, शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में है ना। तो बस इसलिए गौ माता को तो अपन जीवन में, मेरे तो खून में गौ माता का, तो मैं तो समर्पित हूँ राष्ट्र के लिए और इन चीजों के लिए। और मैं तो आम, कमजोर, गरीब और विधवा और बुजुर्ग बच्चों के लिए अपने को काम करना ही, कुल मिला के अपने को किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। अब एक चीज इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं लोगों को जानकारी न हो कि नीम गिलोय क्या चीज होती है। ये देखो, ये आपके सामने नीम का पौधा, नीम का पौधा, बरोबर। ये देखो नीम गिलोय इसके ऊपर चढ़ रही है। आप थोड़ा करीब से बताएंगे ताकि इस चीज का पता पड़ेगा। इससे कोई फल वल उगता है क्या? इसमें छोटे छोटे फल लगते हैं, पर ये नीम पे चढ़ी हुई ज्यादा होती है, क्योंकि नीम के जो गुण है ना इसमें आ जाते हैं। आप समझ रहे हो। इसके फल कहाँ काम आते हैं, इसके बारे में कुछ बताओ। नीम गिलोय तो आपके बुखार, शरीर के अंदर लीवर, किडनी और मलेरिया, मानसिक स्थिति, किसी भी प्रकार पीलिया, हर जगह आपकी नीम गिलोय का जूस अगर आप व्यक्ति अगर महीने में अगर हल्का हल्का ले लेवे तो साल भर का आनंद रहता है, जैसे अर्जुन की छाल। समझ रहे हो। ये इसके अंदर क्या है कि जैसे ये इसके सारे चढ़ा, ये अमर बेल है। आप समझ रहे हो, ये खुद की कोई ताकत नहीं है, ये पराये आश्रय चलती है, तो अमर बेल कहा जाता है। एक अमर बेल आपने देखी होगी, पीली पीली होती है और वो भी बहुत औषधीय पौधा है, पर उसको लोग जानते नहीं है। जैसे आपने देखा बोर पे है, कहीं पर पे आपने देखी होगी, बहुत जगह ऐसी चीज होती है, उसके पीली पीली होती है और पर जड़
अलग नहीं होती जी, है, वो- उसका वो- नाम है वो- असली अमरबेल। वो बहुत सारी हो जाती है ना, हाँ बारीक वही बारीक वही वही बिल्कुल। और ये भी अमरबेल है, इसका जो तना नहीं है, ये बेल है, तो इसके चारों इसके गुण इसके अंदर आ जाते हैं, ये अति औषधि हो जाती है। एक तो औषधि तो ही है, बाकी नीम पे चढ़ने से अति औषधि हो जाती है जी। आपके। अभी एक वो जो वीडियो चल रहा है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, एक वो सिंदूर वाला कौन सा पेड़ है, जो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये पेड़ कहाँ मिलेगा, क्या है, तो एक बार वो पेड़ के बारे में भी हम जान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिंदूर एक दैवीय पौधा है जी। और ये हिमालय की गोद में अधिकतर ज्यादा पाए जाते हैं, और ये एक ऐसी चीज है जो अपने क्षेत्र में होती नहीं है, ठीक है। तो ये वास्तविक जो ओरिजिनल सिंदूर जिसको कहते हैं, जी जी ये इसके अंदर पाया जाता जी, है। आप जी। समझ रहे हो। अब जैसे किसी अब ये देखो, आप इसको बताओ, ये देखो आप, जी, ये जी, इसका जी। पेड़ है जी। और ये है इसके, ये कच्चा सिंदूर है। अच्छा, ये कच्चा फल है इसका, मतलब ये कच्चा देख रहे सिंदूर हो, है। ये कच्चा सिंदूर जी। है और अब आपको पक्का सिंदूर बता रहे हैं। ये देखो, ये पूरा पक गया है। ये देखो आप, जी ये पूरा पक गया है। ये आपको हम गिफ्ट भी देंगे और एक पौधा भी आपको गिफ्ट देंगे। जी ये जैसे कि आप पकड़े, अब जैसे इसको आप पकड़े, ठीक है। अब देखें आप, ये देखो आप, ये इसके अंदर सिंदूर, जी जी ठीक है। अब ये आपकी जो मेहनत कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आप वास्तविक चीजें दर्शकों को बता रहे हो, के लिए ये है, ये आपका सम्मान, और ये आपके कैमरामैन का भी सम्मान, और ये आपके दूसरे अंगरक्षक का भी सम्मान। ये देखो आप, ये चीजें होती है जी। सिंदूर। और ये देवी देवताओं के अगर कोई तिलक करे, कहीं मेहमानों का तिलक करे, तो इसका उसमें केमिकल आता है उस सिंदूर में। ये केमिकल युक्त चीज नहीं है, ये वास्तविक प्रकृति आपको क्या दे सकती है आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। आप सही समझ है। रहे हो। प्रकृति से आप अगर जुड़ोगे ना, जीवन भी बढ़ेगा और जी। पुण्य का काम भी होगा। ये जो मार्केट में जो सिंदूर मिलता है वो पाउडर वाला मिलता है, और ये गीला टाइप है, तो ये मतलब इसको सुखा आप के समझ करते रहे हैं हो, शायद। केमिकली चीज है नहीं यार। जी, आप अच्छा, वो समझ रहे हो? केमिकल आता है आज totally। जैसे अपन दूध पी रहे हैं, सरस, कितना दूध आज अपन गांव में दूध पी रहे हैं। थैली का दूध और गांव के दूध में फर्क नहीं है। अपना फर्क दूध है। अगर कितने आज अगर 12 घंटे के बाद अपना दूध फट जाता है और वो 200 दिन भी चलता है, सही है, वो तो तो ऐसा केमिकल है, केमिकल नहीं है तो क्या है। केमिकल है तभी चल रहा है। ये प्रकृति दे रही है सिंदूर। अब इसमें तो आपके सामने तोड़ा है ना, जी, जी। दूसरा तोड़ देते हैं, भले आप देख लो। नहीं, वो आपने थोड़ी हाँ, बताया, हाँ। बाकी ये पूरा पका हुआ फल है, हाँ। ये पूरा सिंदूर है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रकृति से जुड़े, पेड़ पौधे लगाएं, आपको वैसे ही इतना आशीर्वाद मिलेगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। और मैं खुद इस चीजों का, मुझे कुछ किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, पर मेरा शौक है पेड़ पौधे लगाना। अभी आपको मैंने बताया, हमने हमारे परिवार में एक जने के भाई के हमारे बर्थडे पे 400 पौधे लगाए। वो आंवला के पौधे और आपने मेरे लगाए। मित्र के कोई पर भी, कहीं पर भी हो, मेरा शौक है भाई, कोई भी अगर पर्यावरण के बारे में जानकारी चाहे या कोई मदद चाहे या कहाँ एडवाइस है क्या है, तो अपन देते हैं। अपने को शौक है सही बात प्रकृति। है। अच्छा, अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? आप इधर घूम रहे हो तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप देखो, सब क्षेत्र के, सब देश दुनिया में लोग पर्यावरण के काम किए हुए सम्मान मिल रहा है। कहीं जाता हूँ मैं तो मेरे को लोग सरपंच के नाम से कम जानते हैं, कब भैया पर्यावरण प्रेमी है, प्रकृति के प्रति काम करता है यार, सही। गौ सेवा करता है यार, गरीबों की मदद करता है। इस टाइप से लोगों को अपने को निस्वार्थ करना, देने वाला ऊपर वाला। आप समझ रहे हो। सही बात है। मैं कोई मेरे घर में पैदा हुआ तब से मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ या कोई महान आदमी नहीं हूँ। सही है। मैं एक छोटा सा किसान का बेटा हूँ। आप समझ रहे हो। तो मेरे बाप दादा जिस प्रकार से मेहनत करते थे, जिस प्रकार से खेती में काम करते थे, किसान थे, हमें एक गरीब और कमजोर परिवार के लोग हैं, तो हमें पीड़ा का पता है, इसीलिए हम सबके सहयोग में, दुख में खड़े रहते हैं। आप समझ रहे हो। बाकी हमें किसी से कुछ भी नहीं लेना, देने वाला ऊपर वाला, सबको वही देगा। अभी छोटा सा उदाहरण बताएं, आज कल परसों में मैं बता रहा हूँ, अपने हिंदुस्तान जिंक के जो मालिक थे, उनका बच्चा हार्ट अटैक से मर गया। उन्होंने खुद ने अपने मुंह से कहा है, अनिल जी अग्रवाल करके हैं, तो उन्होंने कहा कि देने वाला ऊपर वाला ही है। हमारे पास 5 करोड़ रुपए थे, तब हमने वेदांता की ये हिंदुस्तान जिंक खरीदी। बैंकों को हमने निमंत्रण दिया, जो पहले आएगा उससे लेंगे। बैंकों ने 4 गुना पैसा दे दिया, ठीक है, वापिस लौटाना पड़ा, सबको फ्री करना पड़ा। पर आज उनकी स्थिति ये हो गई कि उनका एक बच्चा था, तो वो भी परमपिता परमात्मा के चरणों में। तो पैसा उन्होंने फिर तय किया कि हम 75% हमारी प्रॉपर्टी दान दे देंगे। अब एक इतना बड़ा पैसे वाला व्यक्ति अगर 75% उस हजारों करोड़ों रुपए में से दान दे रहा है, तो कहाँ क्या है, क्या रहा चीज। इसलिए प्रकृति का आनंद लो, पक्षियों के प्रति सेवा करो और जंगली जीवों को बचाओ, आनंद में रहो, ये मेरा है। तो इसलिए आप सभी से मेरा विचार है कि आप घरों में फलदार पौधे लगाएं, पर्यावरण को बचाएं, जल को बचाएं और जीवन में बच्चों को पढ़ाएं। जी, एक क्वेश्चन और है कि आपका जो सरपंच जो कार्यकाल था, वो कौन से सन में था, और कितने साल आपने ये क्या आपने विकास किया था कि इससे लोग आपको और जानने लगे? मेरे सामने कर्मठ और कर्मठ युवा जो एक लाइन होती है, इसमें कर्मठ युवा और जुझारू, ऐसे 9 सरपंच मैं चुनाव लड़ा। तो गांव के और क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद रहा मेरे पर, और उनके सभी के आशीर्वाद की वजह से मैं सरपंच पद पे जीता चुनाव। और बाकी सब कर्मठ जुझारू भी चुनाव लड़े, सबका अपना अपना परिणाम रहा। उस समय
हमने मजावड़ी ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच पद पे जीतने के बाद में हमने सर्वप्रथम ये की निर्णय लिया, कमजोर गरीब जिनको वर्षों तक कोई पूछने नहीं गया, हमने एक एक घर की डेली तक उनको मदद पहुंचाने का काम किया। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कह रहा हूँ, कोई व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति से ये कह दे कि सरपंच कपिल देव पालीवाल ने मुझसे चवन्नी ली, 1 रुपया नहीं चवन्नी, तो उस चीज का मैं जिम्मेदार हूँ। जनता के जो भी अगर जनता कहे वो मैं कर दूं। बाकी मैंने कभी जीवन में गरीब लोगों से, कमजोर लोगों से किसी से भी पैसा नहीं लिया 5 साल के कार्यकाल में। और हमने उनकी मदद, किसी के खाने की व्यवस्था नहीं, खाने की, जिनके मकान आवास नहीं, पहले तो आप जानते हो ऐसी स्थिति थी कि आवास किसका अपने खास है जिनका, हमने ऊपर वाले के आशीर्वाद से जो ताकत, जनता ने जो ताकत दी उसका ईमानदारी से उपयोग किया, सब कमजोर लोगों की मदद करने का काम। कमजोर क्या मतलब, कमजोर कोई होता नहीं है, पर फिर भी उनके हक की चीज दूसरा खा जाता है, तो उनको जो चीज मिलती नहीं है वो हमने देने का काम किया, प्रकृति के प्रति काम किया। और किसी प्रकार से कमजोरी और दबने का काम हमने नहीं, और न हम आगे करेंगे। अब हमारे पास सब व्यवस्था है, जिस भाषा में लोग समझते हैं या कुछ व्यवस्था बनानी पड़ रही है तो उसके लिए, जनता के लिए उस भाषा का उपयोग लोगों के लिए और हम उनकी सुरक्षा के लिए करेंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं। उस विजन को लेकर हमने पर्यावरण जैसे सार्वजनिक काम हमने बहुत, शमशान, चौरा, चबूतरा, तलाई, जो ऐसी चीजें जहाँ अतिक्रमण ज्यादा था लोगों का, हटाए। हमारे को दोबारा चुनाव नहीं लड़ना, हमें दब के लोगों ने हमारे पर जो विश्वास का उस पर खरा उतरना। परम पिता परमात्मा भी देख रहे हैं, इसलिए अपने कर्म सही रखो, बाकी कुछ नहीं था। हमने बिल्कुल एक तूफानी बल्लेबाजी उस समय 5 साल तक की। अब तो ट्राइबल एरिया हो गया, टीएसपी हो गया, तो अब हम तो हमारे संगठन के साथ मिलके काम करेंगे और चल रहे हैं। बाकी हमें इस चीज का कोई लेना देना नहीं रहा। हम जीते हारे, ये तो जीवन का होता रहता है। देखो भाई, हार जीत भी होती रहती है, जीवन मरण भी होता रहता है, तो अपना काम है, अपना कर्म है करना है। तो उसके बाद उस औषधि बालिका वन की 2016 में जो स्थापना की मैंने, उसके बाद हमने कई ग्राम पंचायतों में, कई गांवों में, कई आपके जैसे प्रेमी लोगों के घर में, खेत में, वाड़ी में पेड़ लगाते गए। तो आज ये स्थिति हो गया 4-5 लाख का। हाँ, तो आप जानते हो जैसे आप जो भी काम कर रहे हो, जब मैं भी निर्दलीय रहा, कैसे किसी भी पार्टी का सहयोग मैंने नहीं लिया। हमने तो जनता ने काम किया, तो जनता के लिए काम करना है, चापलूसी के लिए काम नहीं करना है। हाँ, समझ रहे हो कि भाई यार हम दबे हुए, कोई दबे हुए नहीं है। हमने लोगों ने वोट दिया, हमने लोगों के लिए काम किया, तो और हमें काम ही उनके लिए करना है। हमें काहे कि किसी की दबाव में जरूरत पड़ रही है। स्वतंत्र रूप से काम करें, और स्वतंत्र रूप से करेंगे और कर रहे हैं, कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है। तो ये चीज है। और उस पूरे सरपंच कार्यकाल का सबका अच्छा सहयोग रहा। हाँ भाई, उच्च अधिकारियों का रहा, उच्च नेताओं का रहा, सभी का, जनता का रहा। सबके प्रेम से हमने मिल बांट के एक ऐतिहासिक इतिहास लिखा, जिसमें तालाब, सार्वजनिक शमशान जहाँ 25-25 कब्जे और चरागा भूमि, ये 1200 बीघा जमीन जो अतिक्रमण युक्त थी, 5-25 बीघा पे इसके भी अतिक्रमण था आगे आगे, उसको भी हटाया। हमने किसी से कोई वो रखा नहीं कि भाई बने नहीं बने, दोबारा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर काम तो करना पड़ेगा। तो हमारे काम की चर्चा आपके पास भी पहुंची कि नहीं पहुंची? पहुंची, तभी हम आपके पास आए हैं। हाँ, तो बस काम ऐसा हो कि आप जैसे युवा लोगों को लगे कि प्रकृति के प्रति हमें, अभी जैसे ऐसा पौधा बताया मैंने, ये एंटीक है कि नहीं? अभी आपको भाई ये चीज, आप पथरीली भूमि में ये देख लो, आप ये पत्थरी है ना, ये जी जी सारे पत्थरी है। कुल मिला के अपन कुछ कर सकते हैं। युवा चाहे तो असंभव कुछ भी नहीं है। सही बात। एक युवा चाय बेच के करोड़पति बन सक रहा है, चाय बेच के। पता है ना आपको क्या बाकी रह सकता है? अच्छा, मैंने देखो ना, आप पत्थर में, अच्छा मेरी उम्र क्या है? 38 साल की, 28 साल की उम्र में मैं सरपंच बना। कितनी उम्र में? 28 साल की। और किसी के बिना सहयोग से, गांव के और जनता के बगैर, आप समझ रहे हो? सहयोग का मतलब ये कि भाई हमारे पिताजी किसान है, उनको पता, आपको पता है जलदाय विभाग में काम करते हैं, नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं, और नौकरी की जीवन शैली क्या होती है। किसी के कोई भी यूं फैमिली बैकग्राउंड बगैर हमने जनता की आवाज को बुलंद करने का काम किया, और एक फटकारे से और एक आवाज से काम करें। तो ये सारी चीजें अगर आदमी करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आज जैसे कुछ लोग आप देख रहे होंगे, कह रहे यार ये जीवन क्या कर रहा है, तो जीवन बहुत कुछ करेगा, जीवन का जुनून तय करेगा कि जीवन क्या करे। ये सबसे बड़ी चीज है। तो आप अपना लक्ष्य के प्रति कर्मठता के साथ रहो। जब आप एक छोटी सी बात करें, अपन इन चीजों का कोई नहीं है, पर आपको पता हो देश की क्रांति हुई थी जब अंग्रेजों के गुलाम था देश, तब की बात कर रहा हूँ। चंद्रशेखर आजाद जी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने, उनके ऐसे ईमानदार लोग हो तो देश में क्या नहीं हो सकता। अब्दुल कलाम जैसे हो, शास्त्री जी जैसे हो, सरदार पटेल जी जैसे हो, तो ईमानदार लोगों के सामने तो कोई चीज असंभव है ही नहीं है। चंद्रशेखर जी आजाद के घर से एक मैसेज आया कि आपके माता पिता बीमार है, उनको खाने के वांदे हैं। उन्होंने कहा मेरे देश की जो व्यवस्था हम लोगों ने अंग्रेजों के लिए लड़ने के लिए जो लूट के या कहीं से भी सहयोग से हमने ली, वो देश के काम आएगी। हमारे माता पिता के लिए हमारे पास एक गोली ले जाओ, पर हम इस धन से उनको नहीं दें। तो हम भी उस पद चिन्हों वाले चीजों पे चलने वाले लोग हैं, समझ रहे हो? तो हमारा काम है काम, और
और ईमानदारी और स्पष्टता के साथ, ताकि क्या है कि जीवन में कोई दाग नहीं लगा सके। मैंने आपको चैलेंज किया ना इस बात का, कोई व्यक्ति हमारी मजावड़ी पंचायत से अगर आके ये कह दे कि चवन्नी मैंने दी प्रमाण के साथ, तो उस दिन ये बात तय कर देंगे कि हमें अब जीवन में करना है। आप समझ रहे हो? तो ईमानदारी का बनाए रखना, अब जैसे कि चोरी की गुंजाइश, ईमानदारी कैसे, चोरी की गुंजाइश अगर है और आप वहां अगर आप चोरी नहीं कर रहे हैं, ये ईमानदारी है। ईमानदारी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लेना नहीं चाह रहे हो, देना नहीं चाह रहे हो। अगर आपके पास ऑप्शन हो अभी कि भाई यहाँ से ये सिंदूर के पौधे के 50 फल लेके जाना, कोई नहीं देख रहा है, और आप अगर कहो कि नहीं मैं नहीं लूंगा, वो मैं तो आपकी बात का और आपके दर्शक में अभिनंदन और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जीवन जी, आपकी पूरी टीम का। आप लोगों ने मिलकर एक अच्छा सोशल मीडिया के ऊपर अभियान लगाया ताकि क्षेत्र की सारी चीजें वास्तविक है जो आप दर्शाते हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का। ये जो मशीन है ये कैसे क्या काम करता है, और ये जो पूरा बना हुआ है ये पोली हाउस है। हमारे दादाजी और पिताजी यहाँ खेत निकाले हुए थे, तो हमने क्या किया कि उनके खेतों से हम कभी बैठे हुए थे, मैं भी सरपंच था उस समय, जब ये सरकारी योजनाओं की जानकारी मुझे थी, तो उन्होंने कहा यार खेती करते हैं, गेहूं बोते हैं, मक्की बोते हैं, 5-50 हजार रुपए में सालाना मिलते हैं। तो उस समय मेरे दिमाग में आया कि टेक्निकली खेती युवा अगर करे, किसान करे, तो उसको कितना लाभ मिल सकता है। तो इसमें सालाना तो कुछ भी फसल बो सकते हो। खीरा बोते हैं तो साल में 3 फसल लेते हैं, और ज्यादा अगर ईमानदारी और एक्टिवता से करे तो 4 फसल। तो लगभग खर्चा निकाल के 10-12 लाख रुपए हम कमाते हैं, जिसमें 4-5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। 6-7 लाख रुपए सालाना इस एक किसान अगर दिल से मेहनत करे ईमानदारी से तो कमाई है। समझ रहे हो आप, खर्चा निकाल के। और इसमें आप पूछ रहे हैं कि क्या है, तो जैसे कोई ऐसा फंगस आ गया, हम जैविक खाद ही डालते हैं अधिकतर इसमें। जैसे हमारे वो अभी देखे ना पत्ते सड़ रहे थे, वो जैविक कुंडी बना रखी है, वो अलसे वाली खाद जो सड़ के फिर हम इसको अंदर डालते हैं। और ये है जैसे कोई फंगस आ गया, पत्तों में कोई कीटाणु लग गया, ऐसे कोई बीमारी आ गई, तो उसकी जो इसका जो जानकार है उससे जानकारी लेकर जो भी दवाई आती है वो इसमें डालते हैं, ताकि सारा सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है, वातावरण अनुकूलित उसके अंदर वो चली जाती है, ताकि वो बीमारी। आने वाली पीढ़ी युवाओं के लिए आपका सबसे बड़ा संदेश क्या है, और पर्यावरण के लिए आप क्या कहना चाहोगे युवाओं को? आने वाले युवाओं के लिए मैं तो क्या संदेश दूं, सभी एक्टिव लोग हैं, पर मेरा कहना है कि आप सभी युवाओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि नशे से दूर रहें और जीवन में स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कारण कि अभी वर्तमान में अधिकतर चीज़ें यूरिया युक्त आ रही हैं, तो गेहूँ कुछ भी खाओ पियो बाजार का, जैसे फास्ट फूड हुआ, तो ये एक तरह से उसमें जहर मिल के आ रहा है। तो शुद्ध खाना खाओ और दूसरा आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहे। हिम्मत नहीं आ रहे, क्योंकि युवा के लिए संघर्ष बहुत ज़्यादा है और इतना संघर्ष झेल नहीं पा रहे। तो उसके लिए आपको अच्छे व्यक्तित्व वाले लोगों का अनुसरण करना चाहिए, जैसे विवेकानंद जी जैसे ऐसे लोग जो शिक्षा और राष्ट्र के प्रति आपके मन में भाव जगाए। समझ लो आप, देश सेवा में, समझ आपने सुना होगा विक्रम बत्रा जी मेजर रहे, ऐसे जो राष्ट्र के लिए अच्छे इन पाकिस्तानियों का नशा उतार दिया उन्होंने आर्मी में। तो ऐसे लोगों के लिए कल्पना चावला आपकी हो, कुमार विश्वास जैसे लोग आपके प्रेरणा स्रोत हो जो इस चीज़ों को जाने। तो अपन लोगों को, युवाओं में वो ताकत है, आने वाला भविष्य युवाओं का है। आप समझ रहे हो, जो अपने से सीनियर है, बुजुर्ग है, उन्होंने अपने को सौंपा। अब धीरे धीरे अपन लोग 60-70 के बाद जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी जो है वो इस देश की ताकत है। तो उन लोगों को हौसला और आत्मविश्वास और लक्ष्य की तरह, लक्ष्य पे निगाहें और उसके प्रति ईमानदारी से काम, उनको विजय बनाने से कोई रोक नहीं सकता। आप समझ रहे हो? तो आप इस चीज़ों को, युवाओं को ध्यान रख के काम करना पड़ेगा। आज जैसे किसी को कहा पापा कह रहे हैं पढ़े करो, मुँह पढ़ लिख दूँ, नहीं, अपनी भावनाओं से, जैसे आपने कहा ना कि हमने पत्थरों पे पौधे लगाए, बंजर भूमि में पौधे लगाए, उसका कारण है हमने सरकार या योजनाओं का या फिर जनताओं को बताने के लिए काम नहीं किया। हमने हमारे भावनाओं को, हमारे इरादों को हमने धरातल पे उतारने के लिए काम किया। तो कोई रुक सकता है इसमें? अगर आप चाहो कि मैं IAS बनूं, और IAS बनने के लिए अगर उस दिशा में और उस सिस्टम से और उस आवश्यकता की पढ़ाई अगर आप करो तो नहीं बन सकते हो। तो हमने युवाओं को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने जीवन की ताकत इसलिए में लगाओ कि आप कुछ बनो,
हुजूरी करने में और ये स्टेटस और इन चीज़ों में कोई, समझ रहे सही। हो, हमारा कहने का मतलब सही दिशा, सही लक्ष्य और सही कार्य आदमी को विजय पथ की ओर ले जाता है। आप समझ लो, नादेशमा जाना आपको और आप जाओ उदयपुर, लक्ष्य में पहुंच सकते हो। तो यही है काम। अगर हम आपको बता रहे हैं आधे घंटे से, तो कुछ आधे घंटे का बताने का है, इसलिए बता पा रहे हैं। बाकी बातों से कुछ होता थोड़ी है। मैं बातें कर लेता, मैं ये फेसबुक पे उससे कुछ भी नहीं। काम तो आपको करना पड़ेगा। तो मेरे सभी युवा साथियों से और मेरा एक ही कहना है, आपने जो भी लक्ष्य ठान रखा है उस लक्ष्य पे काम करो, पढ़ाई करो, शिक्षा की सख्त जरूरत है और अपने परिवार और देश के लिए चलो और आप आगे बढ़ो, वक्त आपके साथ। जी, धन्यवाद मित्रों। ये था कपिल देव जी का पूरा इंटरव्यू, जिन्होंने पूरा एक बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाया और बहुत सारे पौधे लगाए जिनकी कोई गिनती नहीं है अभी तक। गिनती अगर एक एक करने बैठेंगे तो सालों लग जाएंगे। और बाकी जो पूरा प्रोसेस बताया, जल का संरक्षण कैसे होता है, पेड़ पौधे हाइब्रिड कैसे रहते हैं और सिंदूर का पौधा कैसे क्या है। ठीक है, धन्यवाद मित्रों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना और नीचे कमेंट करना एक प्यारा सा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।